बहुत सारे लोग मुझे फील्ड पर मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप तो पत्रकार हो, आपका तो काम हो जाएगा। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि भैया मैं कुछ नहीं हूं। और आज मैं आपको एक बड़ी कहानी बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में पत्रकार की, कलमकार की या किसी भी आदमी की जो जिंदगी है वो कोई ऐसी नहीं है कि उसको कोई खास तौर पर सरकार की तरफ से कोई खास तवज्जो उसको मिल जाएगी। आप जानते होंगे एक टेलीग्राफ अखबार है, और टेलीग्राफ अखबार जिस तरीके से लिखता है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार टेलीग्राम की तरीके से टेलीग्राफ अखबार को भी एक दिन बैन कर दे। खैर, बात वो नहीं है, खबर वो नहीं है। खबर यह है कि टेलीग्राफ अखबार और टेलीग्राफ अखबार के एक एडिटर रहे। एडिटर का मतलब यह होता है कि सबसे बड़े पद पर कोई शख्स, कोई पत्रकार बैठा होता है, उसको एडिटर कहते हैं। एक पूर्व एडिटर, और जिनकी बेटी वो खुद एक बड़ी पत्रकार है और अमेरिका के अंदर एक अखबार में काम कर रही है वहां पर, और वो शख्स अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाए। अभी भी आपको कहानी नहीं समझ में आई? कहानी थोड़ा सा और समझिए। आपको लगता है कि जिस आदमी के पास में अमेरिका का 10 साल का वैलिड वीजा हो, अमेरिका का, वो आदमी अपना भारत के अंदर पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करवा पा रहा है? आपको कहानी हजम हुई? मतलब जिस आदमी को अमेरिका 10 साल का वैलिड वीजा उसको दे रहा है, और उस आदमी का भारत के अंदर पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हो रहा है। कमाल है या नहीं है? तो ये कहानी है टेलीग्राफ अखबार के पूर्व संपादक की। और टेलीग्राफ अखबार के जो पूर्व संपादक है आर राजगोपाल, उन्होंने अपनी पूरी कहानी जो है वो लिखी है, और उनकी पूरी कहानी मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं। और उन्होंने अपना जो दर्द बयां किया है, उस दर्द को जरा समझिए, और इस बात को भी समझिए कि अगर इतने बड़े शख्स, और ऐसे शख्स जिनको कई मुख्यमंत्री जानते होंगे, कई सैकड़ों विधायक जानते होंगे, जिनको सैकड़ों दर्जनों सांसद जानते होंगे, और एक ऐसे शख्स को उसका वीजा, उसका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाया। और वजह क्या है पता है? वजह है एसआईआर के अंदर उसका नाम कट गया। एसआईआर के अंदर उसका नाम कट गया, और यह कहा गया कि साहब आप और आपके पिताजी, उनका नाम ही वोटर लिस्ट में हमें नहीं मिला, लिहाजा तार्किक गड़बड़ियों का हवाला देते हुए, जैसे 27 लाख लोगों का नाम कटा था बंगाल के अंदर, वैसे ही एक वो शख्स हैं जिनका नाम कट गया। और अब हैरानी की बात यह है, जो अपनी बेटी के साथ में होते, अपनी फोटो को स्क्रॉल कर रहे होते कि देखो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, देखो मैं समधी से मिल रहा हूं, देखो बेटी मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मिल रहा हूं, ये देखो ये फोटो कितना अच्छा आया है, वो ये फोटो ढूंढ रहे होते और फोटो स्क्रॉल कर रहे होते कि वो वाली फोटो नहीं मिली, तुम्हारे चाचा जी के साथ में मैंने एक फोटो खिंचवाई थी। अब वो ढूंढ रहे हैं कागज ढूंढ रहे हैं, और कागजों में वो देख रहे हैं कि मेरे पिताजी का कहीं पर कुछ मिल जाए, या मेरी माताजी जो एक कॉलेज में पढ़ाती थी उनका कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। अब वो स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में उनकी माताजी पढ़ती थी। सोचिए आप, वो उस स्कूल में जा रहे हैं, उस कॉलेज में जा रहे हैं जिस स्कूल कॉलेज के अंदर उनकी माताजी पढ़ाती थी। उनके पिताजी जो खुद एक समाज सेवी रहे, केरल के अंदर उन्होंने कई प्रोटेस्ट, कई आंदोलन, कई मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। अब वो उन तमाम लोगों से जा करके पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास में कुछ है कि मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने आपके साथ में किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, किसी आंदोलन में हिस्सा लिया था, कोई अखबार की कटिंग, कोई फोटो आपके पास में है? आप बता दीजिए, मैं जाकर के दिखा दूं। बताइए आप, कितनी बड़ी हरासमेंट है एक व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति एक फोन करे, उसके एक फोन के ऊपर सैकड़ों पत्रकार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाएं, सिर्फ एक फोन के ऊपर कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन करना है फला फला मामले के अंदर। अब वो आदमी खुद अपनी खाक छान रहा है,
अपने होने की खाक छान रहा है, अपने सबूत, अपने आप को भारतीय बताने के लिए, ताकि किसी तरीके से उनका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाए। और बड़ी बात यह है, उन्होंने जब अपनी कहानी लिखी तो उस कहानी के अंदर अपना दर्द भी बयां किया और उन्होंने कहा कि मेरे कितने पत्रकार साथी, एडिटर, वो मेरी बात को जानते हैं, मेरे दर्द को जानते हैं, लेकिन किसी ने मेरी कहानी के ऊपर, मेरी खबर के ऊपर बात नहीं की। मैं फिर कहता हूं इस बात को जो शुरुआत में मैंने कही थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप तो पत्रकार हैं, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन आप लोग और हम लोग, या आम जनता या खास जनता, उसमें क्या अंतर है या नहीं है, जरा आप देखिए। और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, अगर वो वाली जनता अगर आप बन जाए, यानी मतलब वो एक मेंबरशिप अगर आपके पास में आ जाए, तो फिर तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। खैर, राजनीतिक बातों पर नहीं जाते, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है, जो फैक्चुअल उन्होंने अपनी जो पूरी कहानी बयां की है, आंकड़ों के साथ में, तारीखों के साथ में, जो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मैंने कब, कितने दिन पहले जो है वो अप्लाई किया और उसके 100 दिन लग गए, 3 महीने लग गए, 3 महीने, और 3 महीने तक वो शख्स इंतजार करते रहे। आप सोचिए कि एक बाप पर क्या बीत रही होगी जब उसकी बेटी की शादी हो रही है अमेरिका के अंदर, वो एक जानी मानी पत्रकार है, वहां पर उसकी शादी हो रही है और एक बाप अपनी बेटी के शादी में कन्यादान करने के लिए भी नहीं पहुंच पाया। और वजह है कि साहब एसआईआर के अंदर उनका नाम नहीं था, लिहाजा जब पुलिस वेरिफिकेशन हुई पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, तो पुलिस ने उनका पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए जो वेरिफिकेशन में रिपोर्ट भेजी जाती है, वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं भेजी, संदिग्ध तौर पर उनको दिखा दिया। ये उनकी जुबानी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहीं अखबार में, कहीं कतरन में उनका जिक्र नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ये आप देखिए, ट्वीट किया है परंजोय गुहा ठाकुर, जो कि खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है, और उन्होंने उनकी जो पूरी कहानी है उसको अपने ट्विटर के ऊपर पेस्ट करते हुए जो है पूरी कहानी को बयां किया है, और यही हिंदी अनुवाद में आपको बताने वाला हूं। और इन्हीं को लेकर के गुरदीप सप्पल ने भी एक ट्वीट किया है। गुरदीप सप्पल ने लिखा है कि जिसका डर था वही होने लगा है। टेलीग्राफ अखबार के पूर्व संपादक अपनी बेटी के शादी में शामिल नहीं हो सके। उनके पास में अमेरिका का 10 साल का वैध वीजा, वैलिड वीजा भी है, लेकिन वो अमेरिका नहीं जा सके। उनका पासपोर्ट वो रिन्यू होना था, वो नहीं हुआ क्योंकि उनका नाम एसआईआर वोटर लिस्ट में कट गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो साहब, ये कुल मिलाकर के कहानी है। और अब जो उन्होंने कहा है वो मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप देखिए। द टेलीग्राफ अखबार के पूर्व संपादक राजगोपाल की आप बीती, आर राजगोपाल इनका पूरा नाम है, मार्च 2026 में कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में मेरा नाम हटा दिया गया। वजह बताई गई कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान न तो मेरा और न ही मेरे दिवंगत पिता का नाम वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में मिला। मेरे पिता गांधीवादी थे, प्रोफेसर रहे और केरल में गांधी स्मारक निधि के राज्य सचिव भी थे। उनका निधन 2016 में हुआ। आज तक नहीं समझ में आया कि इतने बड़े जिम्मेदार मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में कैसे नहीं था। पश्चिम बंगाल के करीब 27 लाख लोगों की तरह मेरा नाम भी तार्किक गड़बड़ियों का हवाला देकर के हटा दिया गया। मैंने अपनी 10वीं की मार्कशीट भी जमा कर दी, लेकिन फिर भी कोई वजह नहीं बताई गई। और अब मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने एक ट्रिब्यूनल में लंबित है, पेंडिंग है, और इसी वजह से मैं हाल का चुनाव भी नहीं लड़ सका और बल्कि वोट भी नहीं डाल सका। इससे भी बड़ी परेशानी मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल में आई। 19 मार्च 2026 को मैंने बायोमेट्रिक की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मैंने कई दस्तावेज भी दिए, लेकिन कहा गया कि वो पर्याप्त नहीं है। आज 27 जून 2026 को मेरे बायोमेट्रिक को हुए पूरे 100 दिन हो चुके हैं। पिछले हफ्ते पासपोर्ट कार्यालय ने मुझे आधिकारिक तौर पर बताया कि कोलकाता पुलिस ने मेरे खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी है, यानी पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।
मुझे तुरंत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आने को कहा गया, लेकिन जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगी तो तारीख दी गई 17 जुलाई 2026 की। कमाल है ना। इसी बीच में मेरी बेटी जो कैलिफोर्निया में पत्रकार है, उनकी शादी 17 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में शादी हो गई। मेरे पास 10 साल का वैध वीजा होने के बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सका क्योंकि मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ था। आज हालात यह है कि मैं खुद को एक तरह की नागरिक अनिश्चितता में पाता हूं। हाल ही में सरकार ने कहा था कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। अब मेरा ज्यादातर समय पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड, दशकों पुराने दस्तावेज जुटाने में निकल रहा है। मैं हर सुबह उठ करके अपनी वोटर लिस्ट वाली अपील और पासपोर्ट का स्टेटस देखता हूं। फिर मैं उस कॉलेज को लिखता हूं जहां मेरी मां 1965 में पढ़ाती थी, और उस स्कूल को भी जहां उन्होंने 1959 में पढ़ाई पूरी की थी, ताकि वहां पर कोई ऐसा रिकॉर्ड मिल सके जिससे साबित हो सके कि वो इस देश में थी। स्कूल ने मदद की लेकिन कॉलेज ने मदद नहीं की। और इसी तरह से मैं केरल के पुराने सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करता हूं और उनसे मेरे पिता की अवैध शराब या सांप्रदायिकता के खिलाफ चलाए गए अभियानों की कोई फोटो या अखबार की कटिंग मांगता हूं। कुछ करीबी दोस्तों और सार्वजनिक जीवन के लोगों ने मेरी मदद की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी मीडिया संस्थान या पत्रकार संगठन ने मेरे मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई हो। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सदियों से करोड़ों भारतीय रोज इसी तरह की अस्वीकृति और सरकारी परेशानियों का सामना करते आए हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मेरा मकसद खुद को पीड़ित दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी जिंदगी पत्रकारिता की है और एक जाना माना अखबार संपादित किया है, उसे भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो सोचिए समाज के सबसे कमजोर लोगों पर क्या बीतती होगी। क्या मैंने किसी अखबार में इस बारे में बात की? नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह सिर्फ मेरी निजी कहानी बनकर के रह जाए। क्या संपादकों और पत्रकारों को मेरे मामले की जानकारी है? बिल्कुल है, कई लोगों को है, और अगर किसी को नहीं है तो फिर उन्हें पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर अखबारों की चुप्पी ने मेरे इस शक को और मजबूत कर दिया कि तथाकथित मुख्य धारा की पत्रकारिता का अब आम लोगों की जिंदगी से बहुत कम लेना देना रह गया है। अब मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता हूं, बस कभी कभी सरसरी निगाहों से देख लेता हूं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो मुझे पढ़ने के लिए मजबूर कर सके। ये जो कहानी है, अगर आप इसको वाकई दिल से महसूस करते हुए अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साहब हमारी गिनती कहाँ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन इस सिस्टम की चोट जिस पर पड़ेगी उसको अंदाजा होगा कि भाई सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और इसीलिए मैं कोई गुमान पालता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, और इस बात को आपको भी शायद जान लेना चाहिए कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और जरा आप सोचिए इस बात को कि अगर इतने बड़े पत्रकार और जिसके इतने जानकार, इतने दोस्त जिसके रहे हों, अगर वो आदमी धक्के खा रहा है, वो आदमी आज खुद की खाक छान रहा है खुद के बारे में कि मैं कौन हूं, तो सोचिए आप कल जब आप पर बात आएगी, जब कल किसान के एक गरीब बेटे के ऊपर बात आएगी, क्योंकि खेती किसानी करने वाले परिवारों के अंदर अगर आप जाएंगे तो कितने परिवारों में कागज मिलेंगे, कितने परिवारों में उसके माँ बाप की जन्म तिथि और ये जन्म पत्री में आपको मिल जाएगी। सोचिए जरा इस बात को। ये कहानी अपने आप में झकझोर देती है। और आप सोचिए कि एक इतने बड़े पत्रकार को अगर इतना सब कुछ उसका सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो फिर क्या ही कहा जाए। और वैसे मोदी जी कहते हैं भाई डिजिटल इंडिया, और ज्ञानेश कुमार साहब कहते हैं कि साहब जिन जिन की आपत्तियां थी हमने सबकी आपत्तियों को सुना है, सबको सोल्व कर लिया गया है, कोई ऐसा आदमी नहीं आया हमारे सामने,
याद करिए कितनी बातें कही जाती थी। और फिर सोचिए इस बात को कि 27 लाख वोट जो कटे हैं उनमें से कितने ऐसे वैलिड वोटर होंगे जो नहीं कटने चाहिए थे। और अगर 27 लाख वोट जो ये कटे हैं, अगर ये नहीं कटते या इसमें से जो वैलिड वोटर हैं अगर वो नहीं कटते, तो क्या आज भाजपा की सरकार होती? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।